ये देखें, हमने नया कारपेट लिया है। कितना ज़बरदस्त खूबसूरत ये कारपेट है। इसका साइज़ है 8.5 बाय 9 फुट। पहले आप देख लें, फिर आपको ये बिछा कर दिखाते हैं। आज की वीडियो इसी के ऊपर बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज की वीडियो बड़े मुख्तलिफ लेकिन इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में है, और टॉपिक है हमारा बेसमेंट में रहने का एक्सपीरियंस कनाडा में। और ये वीडियो ख़ास इस वजह से है क्योंकि स्टूडेंट्स हों, लोग वर्क परमिट पर कनाडा आ रहे हों या परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा पर कनाडा आ रहे हों, जो भी कनाडा में न्यू सेटलर्स होते हैं, उनकी टॉप प्रायोरिटी होती है कि वो बेसमेंट को रेंट आउट करें, क्योंकि बेसमेंट उनको ग्राउंड फ्लोर या कॉन्डोज की निस्बत कंपैरेटिवली सस्ती मिलती है। यही वजह थी कि हमने खुद भी बेसमेंट के लिए ऑप्ट किया, और हमारी जो बेसमेंट है वो हमें मिली 1800 कैनेडियन डॉलर्स पर मंथ के रेंट पर, जिसमें सारी यूटिलिटी बिल्स इंक्लूडेड हैं। और ये बेसमेंट 1 बेड बेसमेंट है। सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि आफ्टर हैविंग लिव्ड इन दिस बेसमेंट फॉर 1 मंथ एंड 2 डेज, मैं क्या समझता हूँ कि वॉज इट वर्थ इट, क्या आपको बेसमेंट रेंट आउट करनी चाहिए। सबसे पहले ये इस पर भी मुनहसर है कि आपके ग्राउंड फ्लोर पर किस किस्म के लोग रहते हैं। हम अपनी बात करें तो हमें एक पाकिस्तानी बड़ी डिसेंट फैमिली मिल गई, जो इस घर के ऑनर्स हैं। वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, और ग्राउंड फ्लोर पर जो बंदे हैं वो टोटल 2 हैं जो रहते हैं, जिसकी वजह से नीचे शोर बहुत ही कम होता है। और वो भी जो 2 बंदे हैं वो अडल्ट्स हैं, बल्कि वो बुजुर्ग लोग हैं, जिसकी वजह से ऊपर चलने फिरने की भी आवाज़ बहुत ही कम आती है। अगर आप इस मामले में बहुत सेंसिटिव हैं, शायद आप बच्चों के भागने दौड़ने या खेल कूद से डिस्टर्ब होते हो, इस चीज़ को जहन में रखते हुए फिर बेसमेंट तलाश कीजिएगा कि आपके ग्राउंड फ्लोर पर ऐसी फैमिली हो जिसमें बच्चे ना हो, अगर आप सेंसिटिव हैं इस मामले में। खैर, हमारे मामले में बिल्कुल भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। जब हम शुरू में यहाँ पर आए तो एक यहाँ पर बहुत बड़ा मसला था कि जो स्टेयर्स ग्राउंड फ्लोर से नीचे बेसमेंट तक आती थी वो बाहर की तरफ थी। वरना ऐसा होता है समटाइम्स आपको ऐसी बेसमेंट्स मिल जाती हैं जिसमें ग्राउंड फ्लोर की मेन एंट्रेंस से अंदर आकर साइड से आप नीचे आते हैं, तो वो एनक्लोज्ड बेसमेंट स्टेयर्स होती है, यानी बेसमेंट की स्टेयर्स भी ढकी हुई होती हैं। घर के अंदर ही से आप नीचे जाकर तहखाने में जाते हैं। ऐसी बेसमेंट आपको मिल जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें जिस किस्म की बेसमेंट मिली वो ऐसी थी कि उसमें उतरने का रास्ता बाहर से था। और जब हम शुरू में इस बेसमेंट में शिफ्ट हुए थे तो वो जो बाहर से नीचे उतरने का रास्ता था उसके ऊपर कोई शेड भी नहीं लगा हुआ था। और हम यहाँ आए मिड फरवरी में, तो फरवरी से ये जो मार्च तक का महीना एक गुजरा, इसमें बहुत शदीद बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से शुरू में कई बार बेसमेंट की तरफ उतरती हुई सीढ़ियाँ बर्फ से ढक गई, और हमें कई बार उस बर्फ को उठा उठा कर साफ करना पड़ा, जो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप सिंपली शवल से उठाकर साइडों पर फेंक नहीं सकते। आपको ऑल द वे ऊपर उठाकर जाकर डंप करना होता है, और कई बार पाँव भी फिसला। लेकिन फिर हमने लैंडलॉर्ड से कहा कि ये तो बड़ी मुश्किल है, तो हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने उसके ऊपर शेड लगवा दिया। शेड लगने के बाद से जब भी बर्फबारी होती है तो बर्फ शेड के ऊपर ही ठहर जाती है, सीढ़ियों तक नहीं आती, जिसकी वजह से ये मसला हमारा सॉल्व हो गया। तो या तो आप ऐसी बेसमेंट लें जिसकी सीढ़ियां घर के अंदर से नीचे की तरफ उतरती हो, या फिर ऐसी बेसमेंट लें जिसमें अगर बाहर की तरफ सीढ़ियां हैं तो उनके ऊपर शेड लगा हुआ हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सीढ़ियों के ऊपर किस किस्म का शेड लगा हुआ है। ये शेड लगवाने में हमारे लैंडलॉर्ड को तकरीबन $3000 का खर्चा आया, लेकिन एक अच्छा किस्म का शेड है जो परमानेंट है, तो उसने मसला अब सोल्व कर दिया है। तो ये एक परेशानी थी जो शुरू में थी, जो अब रिजॉल्व हो चुकी है।
एक परेशानी और थी जो शुरू में काफ़ी हमें फेस करनी पड़ी, जो अब तो खैर रफा दफा हो ही जाएगी। वो ये था कि अक्सर बेसमेंट हमारी काफ़ी ठंडी हो जाया करती थी, क्योंकि क्या होता है कि बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर के मुकाबले में कंपैरेटिवली ठंडी होती है। अब ऊपर क्योंकि बुजुर्ग लोग रहते हैं, मियाँ बीवी दोनों, तो वो फर्ज करें अपने हिसाब से जो टेम्परेचर सेट करते थे तो उनको वो नॉर्मल लगता था, लेकिन हमारे हिसाब से वो टेम्परेचर काफ़ी लो होता था। फिर ग्राउंड फ्लोर में जो वो सेट करते थे, ग्राउंड फ्लोर से नीचे आते आते नीचे बेसमेंट हमारी काफ़ी ठंडी रहती थी। मतलब फर्ज करें अगर वो 20 टेम्परेचर भी सेट करते थे तो हमारी बेसमेंट ऐसी होती थी जैसे इसका टेम्परेचर 12 हो या 13 हो। फिर वो 22 सेट करते थे तो हमारा थोड़ा बेहतर हो जाता था, 15 तक पहुंच जाता था, लेकिन फिर भी उनसे ठंडा रहता था। तो वो बहुत ज्यादा अप नहीं कर सकते थे, क्योंकि डेफिनेटली वो बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव बुजुर्ग लोग थे। लेकिन दूसरी तरफ हमें परेशानी होती थी कि हमारी बेसमेंट काफी ठंडी होती थी, क्योंकि ऊपर जो भी टेम्परेचर सेट होता है बेसमेंट में वहीं से हवा आती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये होते हैं डक्ट्स, यहाँ से ऊपर से हवा आती है। तो जो भी ऊपर टेम्परेचर सेट होगा वही सेंट्रल एयर कंडीशनिंग होती है बेसमेंट की भी। बेसमेंट में अलग से आमतौर पर टेम्परेचर रेगुलेट करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होता। तो उस इफेक्ट को ऑफसेट करने के लिए हमें लैंडलॉर्ड ने ही दे दिया एक हीटर। ये देखें, ये एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसमें बेसिकली फैन हीटर ब्लोअर है, जो अपनी मर्जी से आप इसकी स्पीड को सेट कर सकते हैं। तो ये सेफ भी है इन द सेंस कि इसमें डायरेक्ट आग के साथ कोई एक्सपोजर नहीं है। तो ये बड़ा काम आया। जहां हमें ठंड लगती थी हम इसको फुल स्पीड पर ऑन कर लेते थे। बिजली का बिल वैसे ही रेंट में इंक्लूडेड है, बिला झिझक अपनी ज़रूरत के तहत हमने इसको चलाया। फिर भी ये दिक्कत होती थी समटाइम्स, जैसे हिना और बच्चियाँ अंदर कमरे में सो रही हैं तो कमरा ठंडा हो रहा है, मैंने बाहर रखा हुआ है, टीवी लाउंज गर्म हो गया लेकिन कमरा ठंडा हो रहा है। या फिर अगर अंदर रखा हुआ है तो कमरा गर्म हो गया लेकिन टीवी लाउंज जहाँ पर मैं हूँ तो वो ठंडा है। लेकिन बहरहाल वो एक ही महीने की मुसीबत थी। अब तो सर्दियाँ यहाँ पर चली गई हैं। आज फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा अच्छा मौसम महसूस हुआ कि लग रहा था कि हाँ अब वाकई गर्मियों की शुरुआत कनाडा में भी हो चुकी है। आज मार्च 21 है और आप देख सकते हैं बर्फ़ सारी पिघल रही है। अब पिघल पिघल कर ड्रेन्स में जा रही आवाज़ सुने। और ये जो बाकी बर्फ है ये भी सॉफ्ट हुई हुई है, बिल्कुल स्लश बना हुआ है। पहले ये पत्थर की तरह सख्त थी। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। आज मैंने ना टोपी पहनी है, ना मफलर, और ना मुझे उनकी ज़रूरत महसूस हो रही है। वेदर ऐसा है जैसे समझ लें सितंबर में पाकिस्तान में होता है, अच्छा सा महसूस होता है, ना गर्मी ना सर्दी, मिडल का, वेरी नाइस। तो ये एक होता है मसला बेसमेंट में रहने का कि टेम्परेचर रेगुलेशन सारी ग्राउंड फ्लोर से होती है। ये आप देख लीजिएगा। अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं इस मामले में तो अपने साथ कम से कम हीटर्स ज़रूर रखिएगा। एक से काम ना चले तो 2-3 या जितने कमरे हैं आपके बेसमेंट में अपनी ज़रूरत के मुताबिक हीटर्स लेकर रख लीजिए। चीज़ ये होती है कि जब आप बेसमेंट में रहते हैं तो ऑब्वियसली आपको खिड़की से बाहर कोई खूबसूरत नज़ारे देखने नहीं मिलते। थोड़े बहुत मिल भी जाते हैं, लेकिन ये एक लीगल बेसमेंट है। लीगल बेसमेंट का मतलब ये होता है कि कनाडा में जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए हर चीज़ बनाई गई है। तो बेसमेंट की जो खिड़कियां हैं उनको बाहर की तरफ से कवर किया गया है ताकि स्नो से प्रोटेक्शन हो सके। फिर भी काफ़ी हैवी सनलाइट इनपोर होती है, मतलब कि हमें रोशनी का कोई मसला नहीं होता, रोशनी बहुत अच्छी आती है। हाँ ये है कि जैसे अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हो तो आप पर्दे हटाएं तो सामने आपको खुला खुला खूबसूरत फॉरेस्ट का व्यू मिलता है। वो चीज़ आपको बेसमेंट में नहीं मिलती। सनलाइट फिर भी मिल जाएगी, अच्छी मिल जाएगी, लेकिन नज़ारे नहीं मिलेंगे। ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर शिफ्ट होने से पहले हमें ये ख्याल आता था कि हो सकता है जिस बेसमेंट में हम जा रहे हैं वहाँ पर हमें घुटन महसूस हो और हमें तंगी महसूस हो, ऊपर बहुत ज़्यादा चलने दौड़ने की आवाज़ों से हम डिस्टर्ब हों। तो having lived in this basement for 1 month 2 days, we can conclude के
ऐसा कोई मसला है नहीं। इस बेसमेंट में हमें ना तो घुटन महसूस होती है और ना ही हमें कोई आवाज़ का या किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम है। हम माशाल्लाह यहाँ पर बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, बिल्कुल सेट फील कर रहे हैं। तो जब हम इस बेसमेंट में शिफ्ट हुए थे उस रोज़ तो ये बिल्कुल खाल मखूली बेसमेंट थी, लेकिन करते करते हम इसको अपनी ज़रूरत और पसंद के तहत भर रहे हैं। जैसे आज आपने देखा ये हमारा नया खूबसूरत कारपेट, फिर ये टीवी आप देख रहे हैं ये हमने यहाँ पर आकर लिया, और अभी हम आपको दिखाते हैं अलमारी हिना सेट कर रही है। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, एक उसमें ऐसे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं। ये देखें, ये हमारा नया कबर्ड है जो हमने टीवी लाउंज में रखा है। पहले यहाँ पर ये नहीं होता था, ये हमने घड़ी के नीचे ही रख दिया है और आज हिना इसमें चीज़ें सेट कर रही हैं। पहले अब आप सोचें ये सारी चीज़ें हमने किचन की लिमिटेड सी स्पेस में रखनी होती थी, और वो किचन कैसा है वो हिना ने अपनी वीडियो में दिखाया है, पूरा उसका टूर दिया है। उसका लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में दे देता हूँ, वो वीडियो जाकर ज़रूर दीजिएगा। उसमें हिना ने डिटेल से बताया है कि किचन में क्या क्या स्पेस है और कैसे हिना ने उसको मैनेज किया है। तो आज अलमारी में देखें कैसे हम सेटिंग कर रहे हैं चीज़ों की। ये अलमारी बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि क्या होता है बेसमेंट में हॉरिजॉन्टल स्पेस बहुत लिमिटेड होती है। जैसे अब ये 1 बेड बेसमेंट है तो देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ रूम दैट वी कैन प्ले विद, या जहाँ पर हम चीज़ों को रख सकें। तो वर्टिकल स्पेस जितनी ज़्यादा यूज़ हो सके, चीज़ें वर्टिकली जितनी ज़्यादा अकोमोडेट हो सके वो अच्छा हो जाता है। फिर स्पेस सेविंग तरीके से आपकी सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। अब आप देखें ऊपर ये हिना ने निंजा का सारा फूड फैक्ट्री लगा दिया है। हिना बताएं थोड़ा सा। ये निंजा के पहले तो मैंने अच्छी तरीके से अलमारी को क्लीन किया था, क्योंकि आपको पता डस्ट होती है, बाहर थी ये, तो फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से इसको क्लीन किया है। उसके बाद क्योंकि सारी बॉक्सेस के अंदर बंद थी और मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी, मुझे वापस बॉक्सेस में डालनी पड़ी थी। इसके नीचे मैंने बटर पेपर, फिलहाल मैंने बटर पेपर, वरना मैं लाइनर्स लेके आऊंगी जिस तरह वो नीचे लगाया ये है। मैंने एक, मेरे पास आखिरी लाइनर रह गया था बाद, जो मैंने किचन की कैबिनेट्स में भी लगाया हुआ है। मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, किचन की कैबिनेट्स में भी मैंने लाइनर्स लगाया है। तो फिर मैंने इनके नीचे जो है ना, मेरे पास बटर पेपर था तो वो मैंने फोल्ड करके फिलहाल के लिए लगा दिए। अच्छा, यहाँ पर फूड फैक्ट्री रख दी, यहाँ पर कटलरी और सारे पॉट्स और डिशेस आ जाएंगी। यहाँ पर शाम के मसाले आ जाएंगे, मसाले, मैदा, कॉफी, हनी। क्योंकि क्या होता है कि एक्स्ट्रा सामान लाना पड़ता है, रोज रोज तो हम मार्केट जा नहीं सकते। तो ऐसा सामान, जैसे अभी किचन में एक शहद की बोतल खुली पड़ी है और ये हम एक रिजर्व में लाए हुए हैं कि रमज़ान के दौरान कभी ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये हम एक एक्स्ट्रा लाए हुए हैं। तो ये ऐसी चीज़ें जो इंस्टेंटली यूज़ नहीं होगी, लेकिन जैसे एक बैक इन द स्टोर होता है ना, तो ये हमारा एक स्टोर रूम की तरह है कि वो मसाले जो इंस्टेंटली यूज़ नहीं करने लेकिन आगे जाकर यूज़ होंगे, जैसे जैसे किचन में ख़त्म होते जाएंगे तो इधर से लेकर फिर हम उनको यूज़ करते जाएंगे। नीचे आप देख सकते हैं कि रमज़ान के लिए हमने ये डरीना का लिया है। ये बेसिकली जूस होता है, क्योंकि टैंग इंतहाई एक्सपेंसिव है और ये डरीना भी जर्मन है और ये भी ट्राई करेंगे, बहुत अच्छा होगा होपफुली। ये उसकी निस्बत हमें काफ़ी इकोनॉमिकल मिल गया। टैंग आप देखें वीडियो में कि कितना एक्सपेंसिव यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन खैर उतना ही एक्सपेंसिव है जितना पाकिस्तान में भी। हमने कन्वर्ट करके देखा तो पाकिस्तान में भी इसी रेट पर मिल रहा है। तो टैंग देख लो, डरीना का मिल रहा है ये 750 ग्राम वाला 3.99 ईच। डरीना के ये फ्लेवर्स हैं, इसमें गावा है, लेमन, मैंगो, पाइनएप्पल और ऑरेंज, एंड दिस इज 750 ग्राम्स। 40 ग्राम है $4.99 का, और 750 ग्राम है $9.99 का। और अगर बड़ा वाला चाहिए तो 2.5 kg है $28 का, ये वाला। This is $4.99 का 800 ml जामेशीली। तो टैंग तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो चुका है, लेकिन बहरहाल रमज़ान में ज़रूरत पड़ती है। ये आप देख सकते हैं ब्लैक, ग्रीन और ब्लू शॉपर्स पड़े हुए हैं। ये इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो कचरा होता है, गार्बेज, वो 3 हिस्सों में डिवाइड करके आपको बाहर रखना होता है, वरना वो उठाकर लेकर ही नहीं जाते।
ब्लैक जो है उसमें रखते हैं डायपर्स और सारा गार्बेज जो भी बिल्कुल ही वेस्ट किस्म का होता है वो ब्लैक बैग्स में जाता है। रिसाइक्लेबल मटेरियल सारा ब्लू बैग्स में खुद रखना होता है। रिसाइक्लेबल होता है जैसे पानी की बोतलें हो गई, उसके अलावा गत्ते के जितने भी डब्बे होते हैं, पैकिंग मटेरियल जिसमें चीज़ें आती हैं वो सारा रिसाइक्लेबल होता है। उसको ब्लू में हमने एनक्लोज करके बाहर रखना होता है। और ग्रीन कलर के जो होते हैं उनमें कंपोस्ट जाता है, जैसे अंडे के छिलके, बचा हुआ खाना बासी कभी फेंकना पड़ जाए, चावल, जैसे कावा बनाया है तो कावे की पत्ती, चाय की पत्ती जो फेंकनी होती है चाय बनाने के बाद, उसके अलावा चिप्स बनाने के बाद आलू के जो छिलके फेंकने होते हैं, कोई भी सब्जियां काटते हुए जो उनके टॉप्स एंड बॉटम्स आप काट कर फेंकते हैं वो सारा कंपोस्ट होता है। या बासी रोटियां समटाइम्स अगर डबल रोटी को उल्ली लग जाती है वो भी फेंकनी होती है तो वो सारा कंपोस्ट में जाएगा, वो हम ग्रीन में फेंकते हैं। तो ब्लैक, ब्लू और ग्रीन, इस वजह से ये तीन हमें रिजर्व में रखने पड़ते हैं शॉपर्स, क्योंकि ये बहुत ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो इस तरह से ये एक स्टोर रूम की तरह से हो गया है मिनी, जो हमने आज ही से शुरू किया है। ये देखें हमारी नई अलमारी। तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती हैं। ये पहले तो हिना ने सारा कुछ यहाँ किचन में ही रखा हुआ था। इसका डिटेल्ड वीडियो आपको हिना बिलाल कनाडा व्लॉग्स पर मिलेगा। तो अब हिना इनमें से निकाल कर वो चीजें जो स्टोर रूम में रखनी है वो अलमारी में रखनी है, और यहाँ पर सिर्फ वो रख रही है जो इंस्टेंटली यूज की चीजें हैं। नहीं, ये फिलहाल स्टोर रूम में रख दो क्योंकि वहां पर भी फ्रिज में नहीं पड़ा हुआ था। ये खजूर का पेस्ट है, मैंने सोचा था बाद में कुकीज के साथ कोई मीठा बनाएंगे। इसका खजूर का पेस्ट बड़ा जबरदस्त मिला। ये बेसिकली बिलाल की बीमारी है। हाँ, ये मेरी काम की चीजें हैं। मेरी मतलब काम की तो सबकी है, लेकिन ये मेरी पसंद की चीजें हैं। हाँ, जो मैं स्पेशली जाकर लाता हूँ। इसमें कॉफी है, एप्पल साइडर विनेगर है, मेपल सिरप। हर दफा वो बोलते हैं मुझे एक रैक दे दो जहाँ पे मेरी चीजें हो। हाँ, तो ये मेरा रैक है। इनकी इंस्टेंट चीजें। और आप देख सकते हैं ये सारा किचन का जो आपको टूर है वो तो हिना ने दिया ही था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नीचे लाइनर्स लगाए हुए हैं, ये ताकि कोई भी मसाला गिरता है तो वो से मैं खुद खरीद के लाई थी। ये सारों के नीचे इनको काट के इनके साइज के अकॉर्डिंग अच्छे तरीके से फिर मैंने लगाया था। हाँ, और ये देख सकते हैं ये हमारी अलमारी है जहाँ पर हमने आज से चीजें स्टोर करनी शुरू की हैं एक्स्ट्रा। छोटी सी स्पेस है, यहीं पर किचन है, यही टीवी लाउंज है, तो मैनेज करना स्पेस को बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ऐसी चीजें बहुत काम आती हैं। तो होपफुली आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपको ये फैसला लेने में आसानी होगी कि कनाडा अगर आप परमानेंट रेजिडेंस वीज़ा पर आ रहे हैं या किसी भी वीज़ा पर आ रहे हैं, नए जब आप हैं, तो पैसों की बचत करने के लिए टू लिव इन अ बजट, क्या बेसमेंट आपको सूट कर सकती है या नहीं? हाँ या नहीं? अब आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट्स में हाँ या नहीं ज़रूर लिखिएगा। कमेंट्स में माशाल्लाह भी लिख दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपने दुनिया के किस कोने से देखी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।